भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्रा में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को और निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। शुरुआत काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। भोजन की यात्राएं, स्पेद घाती और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में फैलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पेद घाती और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं।
कई बार नई फसलों के आ जाने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस तक निर्भर हो गए चुके थे कि जब ये 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थीं। भारतीय उपमहाद्वीप में इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों, परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुए। कई बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसका चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उनसे बचने का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीब और भूखा ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है और जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था।
दूसरा श्रम का प्रभाव होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजियों की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों को जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलाता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांव से उजड़कर वे या तो शहर में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उद्योग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों का आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेत इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे को भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर काम करने लगे थे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी नगर बस्ती कहा जाता था।
नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसी कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तकनीकी की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती थी। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री मार्ग में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो में